हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समास। सबसे पहले हम देखते हैं कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना, यानी किसी एक सेंटेंस को या एक वाक्य को जब हम छोटा रूप दे देते हैं, एक शब्द का रूप दे देते हैं, तो वही क्या होता है, समास। ठीक है, जैसे राजकुमार, नीलकंठ, चौराहा। अब देखिए, राजकुमार अगर हम इसका वाक्य बनाते हैं तो क्या बनेगा, राजा का कुमार। नीलकंठ का, नीला है कंठ जिसका, और चौराहा का, चार राहों का समूह। तो हमने इन शब्दों को क्या कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, छोटा कर दिया। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समास। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं समास विग्रह की, कि समास विग्रह क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिए थे, राजकुमार, नीलकंठ, चौराहा। ठीक है, अब हमने राजकुमार शब्द का क्या किया, समास विग्रह ही तो किया था। कैसे, राजा का कुमार। इसी तरह से नीलकंठ का क्या किया था, नीला है कंठ जिसका। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसमें से, इस पद में से, जो नीलकंठ पद है या जो राजकुमार पद है, इनमें से जब हम शब्दों को अलग करेंगे तो हम उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, समास विग्रह। ठीक है, जैसे चाणक्य रचित, यानी चाणक्य के द्वारा रचित। ठीक है, तो अब जब हम इनको शब्दों को अलग अलग कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, समास विग्रह। और जब हम इन्हीं शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा रूप दे देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, समास। ठीक है, नेक्स्ट एक वर्ड और आता है हमारे सामने, समस्त पद। अब समस्त पद किसे कहते हैं, देखो, जब हमने इन शब्दों को छोटा, इस वाक्य को छोटा कर दिया, ठीक है, और एक हमने शब्द बना दिया, तो ये ही शब्द हमारा क्या कहलाता है, समस्त पद। ठीक है, समस्त पद में दो पद होते हैं, हर शब्द में दो पद होते हैं। ठीक है, पहला पद प्रथम पद, और दूसरा, पहले पद को हम क्या कहेंगे, पूर्व पद, और दूसरे पद को हम क्या कहेंगे, उत्तर पद। ठीक है, जैसे राजकुमार एग्जाम्पल लीजिए, इसमें क्या है, इसका विग्रह कीजिए, राजा का कुमार। अब इसमें राजा क्या है, पूर्व पद है, और कुमार क्या है, उत्तर पद है, और राजकुमार क्या बन गया, समस्त पद। ठीक है, इसी तरह से नीलकंठ, चौराहा, नीला है कंठ जिसका, तो नीला क्या है, पूर्व पद है, और कंठ क्या है, उत्तर पद है, तो हमने क्या बना दिया, नीलकंठ। ठीक है, तो ये नीलकंठ वर्ड क्या है, क्या है, समस्त पद। ठीक है, तो ये तो हो गई आप लोगों की शब्दों के अर्थ, जैसे समास किसे कहते हैं, या समास विग्रह क्या होता है, या हम समस्त पद किसे कहते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। समास किसे कहते हैं, जब हम शब्दों को संक्षिप्त कर देते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को जब हम पास पास ले आते हैं, यानी उनको छोटा कर देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास। और जब इस संक्षिप्त पद को हम अलग अलग कर देते हैं शब्दों को, तो उसे क्या कहते हैं, समास विग्रह। और जो ये संक्षिप्त किया हुआ पद है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद, जिसके दो पद होते हैं, पहले पद को, पहले शब्द को क्या कहेंगे, पूर्व पद, और दूसरे को क्या कहेंगे, उत्तर पद। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करते हैं समास के भेद। देखो, समास 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अव्ययभाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड द्विगु समास, फोर्थ द्वंद्व समास, फिफ्थ कर्मधारय समास, एंड सिक्स्थ बहुव्रीहि समास। ठीक है, हम देखते हैं अव्ययभाव समास। फर्स्ट, अव्ययभाव समास में नाम से ही पता लग रहा है, नाम से क्या पता लग रहा है, अव्यय। अव्यय का नाम आपने पहले सुना है। अव्यय क्या होता है, जिन शब्दों के हम टुकड़े, जिन शब्दों में हम चेंज नहीं कर सकते, यानी वो एज इट इज रहते हैं, जैसे शब्द हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो वो होता है अव्ययभाव समास। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कि जिन समस्त पदों में पूर्व पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, और जब समास बनता है तो वो सारा पद क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। अव्यय यानी उस शब्द में हम किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं कर सकते, संज्ञा लिंग वचन के अकॉर्डिंग हम उस शब्द को चेंज नहीं कर सकते।
वो पूरा पद क्या बन जाएगा, अव्यय बन जाएगा। ठीक है, जैसे आजन्म, आजन्म का मतलब यानी जन्म भर। ऐसे ही आमरण यानी मरण पर्यंत यानी मृत्यु तक। भर पेट यानी पेट भर कर। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें एक तो पहला पद प्रधान होता है और एक ये कि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति यानी एक शब्द 2 बार या 3 बार आ सकता है। ठीक है, जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, यानी शब्द क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये है अव्ययभाव समास की पहचान। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखो, अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होगा? दूसरा पद, यानी उत्तर पद जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जैसे राजा का महल, राजमहल, राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो इनमें क्या है, इनमें महल और पुत्र प्रधान है कि पुत्र किसका है? राजा का, तो राजा का पुत्र। नेक्स्ट, अब इसमें क्या होता है, तत्पुरुष समास में कारक की जो चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। यानी जो कारक मैंने आपको पहले करवाए थे, 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से पहले और अंतिम कारक को छोड़कर जो बीच के 6 कारक हैं उनकी विभक्ति चिन्ह इनमें लगते हैं। ठीक है ना, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उनका विभक्ति चिन्ह यहाँ से गायब हो जाता है। देखो, कर्ता कारक नहीं आएगा और संबोधन कारक नहीं आएगा। ठीक है, बाकी 6 की 6 कारक तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे कर्म कारक को लीजिए आप, कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। तो एग्जाम्पल देखिए, यश प्राप्त। अब यहाँ इसका अगर हम समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या बनेगा? यश को प्राप्त। ठीक है, तो को क्या है? कर्म कारक है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो वो समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। और पूर्व पद किस में प्रधान होता है? अव्ययभाव समास में। ठीक है, नेक्स्ट है करण कारक, करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। करण कारक का आपको मैंने पहले बताया था कि से या के द्वारा किसका चिन्ह होता है? करण कारक का। ठीक है, तो एग्जाम्पल लीजिए, तुलसी कृत यानी तुलसी के द्वारा कृत। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप लोगों को इसमें शब्द यूज़ किए गए हैं, आप लोगों को वो ही शब्द रखने हैं। जैसे तुलसी कृत, अब कृत का मतलब क्या होता है? यानी तुलसी के द्वारा रचा गया, रचित यानी लिखा गया। तो लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि तुलसीदास के द्वारा रचित, हमने कृत ही लिखेंगे। ठीक है, हम कृत ही लिखेंगे। इसमें रचित शब्द को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। बाकी जो शब्द समस्त पद में है हम उन्हीं शब्दों का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट संप्रदान कारक देख लीजिए। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए, तो रसोई घर, रसोई घर का आप लोग कीजिए समास विग्रह, रसोई के लिए घर। ऐसे ही हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। अब आ जाइए अपादान कारक में। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह भी से होता है, लेकिन आपको पहले बताया हुआ है अपादान कारक यानी जिसमें अलग होने का भाव होता है। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। देश निकाला, देश से निकाला है, देश से तो उसे निकाल दिया गया तो वो वहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध कारक। संबंध के कारक में क्या होता है? का के गंगा जल यानी गंगा का जल। तो यहाँ पे का के की या रा रे री ये किसके हैं? किसके विभक्ति चिन्ह है? संबंध कारक के। तो यहाँ पे समास कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में या पर। तो इसी तरह से इसके एग्जाम्पल देखिए, कार्य कुशल यानी कार्य में कुशल, घुड़सवार घोड़े पर सवार। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? में और पर में अधिकरण तत्पुरुष समास। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। यानी जब हम समस्त पद बनाते हैं तो वो विभक्ति चिन्ह जो है वो हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, पहला पद संख्यावाचक। जैसे त्रिभुज, त्रिभुज का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या होगा? 3 भुजाओं का समूह। देखो इसमें क्या होता है? समाहार
समूह का बोध करवाता है द्विगु समास, ठीक है ना। पहचान होती है ये इसकी कि एक तो इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, दूसरा जब ये संख्याएं मिल जाती है तो समूह बन जाता है, तो ये समूह का बोध करवाएगा। शताब्दी, शत अब्दों का समूह, अब्दों यानी वर्षों, ठीक है। ऐसे ही नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरात्र, 9 रातों का समूह, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्विगु समास है, क्योंकि इसमें पहला पद जो है 3, शत, 9, 3, ये सब क्या है, संख्याएं ही तो है, तो ये किस में आएंगी, द्विगु समास में। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में क्या, द्वंद्व का मतलब ही क्या होता है, मतलब आपस में युद्ध जैसे अपने कह सकते हैं, ठीक है। तो युद्ध किस में होता है, बराबरी वालों में होता है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी जिसमें दोनों पद बराबर होते हैं, उनमें क्या, उनमें कौन सा समास होगा, द्वंद्व तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे माता पिता, सुख दुख, राधा कृष्ण, नाना नानी, दिन रात, ठंडा गर्म, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, द्वंद्व समास के, क्योंकि इसमें सुख और दुख, नाना और नानी, राधा और कृष्ण, यानी दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोनों के बीच, इनके बीच में क्या होता है, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इनके बीच में जो और या लगे हुए हैं इनका लोप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब विशेषण विशेष्य तो आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। विशेषण क्या होता है, जो किसी शब्द की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अब देखिए उपमान और उपमेय, इसका देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, उपमान क्या होता है, आप लोग एक उससे याद रखें कि मान हम किसको देते हैं, मान किसको, जो वस्तु संसार में अच्छी होती है उसे ही हम मान देते हैं, यानी तो इससे ध्यान रखें कि उपमान कौन होता है, जिससे हम किसी वस्तु की तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, और उपमेय कौन होता है, जिसकी हम तुलना कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, महाराज, महाराज का समास विग्रह क्या होगा, महान है जो राजा। अब महान क्या है, विशेषता है, विशेषण है, तो महान वर्ड तो क्या हो गया, विशेषण हो गया, और किसकी विशेषता बताई जा रही है, राजा की, तो राजा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। यहाँ इनमें क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो यहाँ पे समास कौन सा होगा, कर्मधारय समास, ठीक है। एक ही सेंटेंस में विशेषण विशेष्य उपमान दोनों का संबंध जरूरी नहीं है, दोनों में से कोई भी एक होता है, तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल देख लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चंद्रमुख, यानी चंद्र के समान मुख। अब चंद्र क्या है, चंद्रमा को हम सुंदर मानते हैं, ठीक है, यानी उसे हम मान दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो वो क्या है, उपमान। और मुख, मुख क्या है, उपमेय। क्यों, क्योंकि हम उसकी तुलना कर रहे हैं, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है, उपमेय, और जिससे की जाती है वो क्या होता है, उपमान। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है चरण कमल, यानी कमल के समान चरण। अब हम यूं नहीं कह सकते कि चरण के समान कमल, कमल तो बहुत सुंदर होता है, ठीक है, तो हम लोग कमल से तुलना करेंगे, न कि कमल की तुलना करेंगे चरण से, ठीक है। तो हम किसकी तुलना कर रहे हैं, चरणों की तुलना कर रहे हैं, किस से कर रहे हैं, कमल से। तो कमल क्या है, उपमान है, और चरण क्या है, उपमेय, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट, बहुव्रीहि समास की। देखो बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, ठीक है। लेकिन इसमें किस पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की, ठीक है, क्योंकि अगर जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो कोई एक अलग अर्थ निकलता है, और वो ही अर्थ क्या होता है, प्रधान होता है, वो ही पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हमने पढ़ा था नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका, अब आपको पता है नीला कंठ किसका होता है, किसका मानते हैं हम लोग, भगवान शंकर का। तो यहाँ पे ना तो नीला प्रधान है ना कंठ प्रधान है, कौन सा पद प्रधान हुआ, तीसरा, कौन सा, भगवान शंकर। तो ये समास कौन सा हुआ, बहुव्रीहि समास। एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़े और। फर्स्ट है पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, ठीक है, अंबर यानी वस्त्र, तो पीले वस्त्र किसके होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के, विष्णु के। तो इसमें श्री कृष्ण विष्णु जो ये पद है, तीसरा पद निकलता है ये, और यही क्या होता है, प्रधान।
ऐसे ही दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। अब देखो आप लोग कहोगे कि मैडम 10 तो आपने संख्या में बताया था, तो यहाँ तो द्विगु समास होना चाहिए। नहीं, अगर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में होते हैं तो हम लोग पहले किसको देंगे प्रधानता, किसकी होगी वहाँ पे, बहुव्रीहि समास की। ठीक है, क्योंकि इसमें तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण। दशानन वर्ड जो है वो रावण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली प्रायोरिटी क्या होगी, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है त्रिलोचन। अब 3 है लोचन जिसके, अब लोचन यानी आंखें किसकी होती है, भगवान शंकर की। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ द्विगु समास नहीं है, यहाँ भी कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है गिरिधर। गिरि यानी पर्वत, तो गिरि को धारण करने वाला, सबको पता है गिरि पर्वत किसने धारण किया था, भगवान श्री कृष्ण ने। तो यहाँ भी कौन सा पद प्रधान हुआ, तीसरा, तो बहुव्रीहि समास। ऐसे ही लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, उदर यानी पेट, अर्थात गणेश। तो यहाँ भी तीसरा पद प्रधान है, तो समास कौन सा हुआ, बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, जो दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ निकालते हैं, वो प्रधान होता है, और वो समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये थे हमारे हमारा आज का टॉपिक। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिए। अव्ययभाव समास, समास क्या होते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शब्दों को संक्षिप्त करना। ठीक है, छोटा रूप देना उसको। समस्त पद क्या होता है, जब हम उन शब्दों को संक्षिप्त रूप दे देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, समस्त पद, जिसके 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है, जब हम इस समस्त पद को ही वापस से तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समास विग्रह। ठीक है, नेक्स्ट समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। और जब समास होता है तो पूरा शब्द क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है, और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। यह है हमारा अव्ययभाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा। ठीक है, और इसमें क्या, कारक की जो विभक्ति चिन्ह हम लगाते हैं उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। ठीक है, पहले और अंतिम यानी कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी के 6 कारक हम इसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट था हमारा द्विगु समास। द्विगु में क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक होता है, यही इसकी पहचान है। लेकिन अगर वो संख्या किसी तीसरे अर्थ का बोध करवा रही है तो वहाँ बहुव्रीहि समास होगा, न कि द्विगु समास। ठीक है, जैसे कि तिरंगा। अब तिरंगा में आप कहोगे कि मैडम 3 रंगों का समाहार यानी 3 रंगों का समूह क्या हुआ, तिरंगा। लेकिन तिरंगा हमारे राष्ट्र की पहचान है, जो यूनिक है, एक अलग अर्थ दे रहा है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय ध्वज, 3 रंगों का समूह यानी हमारा ध्वज, तो तीसरा अर्थ प्रधान हुआ। तो तिरंगा में भी कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास, द्विगु नहीं होगा भाई वहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद बराबर होते हैं। द्वंद्व का मतलब भी क्या होता है, द्वंद्व यानी लड़ाई, युद्ध। तो लड़ाइयाँ किस में होगी, जो 2 बराबर होंगे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी एक प्रधान नहीं होता, दोनों ही बराबर होते हैं, और या ये सारे जो योजक चिन्ह है इनका लोप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मधारय। कर्मधारय में किसका संबंध होता है आपस में, समस्त पद में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का। विशेषण क्या होता है, जो शब्द की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ऐसे ही उपमान और उपमेय। उपमान जिससे हम तुलना करते हैं किसी चीज़ की, और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। जैसे चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख। अब मुख क्या है, उपमेय है, और चंद्र क्या है, उपमान है, क्योंकि सुंदर है वो। हम लोग मुख की तुलना चंद्रमा की तुलना थोड़ा ना करेंगे मुख से, कि चंद्रमा जो है वो उसके मुख के समान सुंदर है। नहीं, हम लोग मुख की तुलना करते हैं हमेशा चंद्रमा से। तो जिसको हम इतना मान देते हैं वो क्या होता है, उपमान। और जिसकी हम तुलना करते हैं वो क्या होता है, उपमेय। ठीक है, लास्ट हमारा समास बचा कौन सा, बहुव्रीहि। आपको बता दिया मैंने कि जिसमें तीसरा, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, वो समास कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए एक बार, बाकी अपनी बुक में से इस लेसन को रीड कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।